नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के इस सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। बच्चों आज की क्लास क्योंकि विश्व इतिहास को लेकर बच्चों बड़ा ही विद्यार्थियों में कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि सिलेबस विश्व इतिहास का इस तरह से दिया हुआ है कि उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो पूरी तरह से अंतर्निहित हैं। ठीक है, अंतर्निहित का मतलब है कि उनको कहीं न कहीं बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि उस बड़े टॉपिक में कौन कौन से छोटे टॉपिक इंक्लूड हैं। जैसा आपने क्वेश्चन पिछले ईयर के देखा होगा कि कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको सिलेबस न समझने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी हैं बच्चों, जो अभी एकदम इनिशियल फेज में हैं, उनके लिए विश्व इतिहास के सिलेबस को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है बच्चों। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमने क्लास जो है वो विश्व इतिहास के सिलेबस और उसकी पृष्ठभूमि पर रखी है। देखिए आज हम दो चीज़ें आपको कवर करेंगे बच्चों। एक पहला तो ये आपको बताएंगे कि विश्व इतिहास के सिलेबस को कैसे समझा जाए, यानी उसमें अंतर्निहित टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी जो मेजर टॉपिक हैं उस मेजर टॉपिक में कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको आपके लिए पढ़ना जरूरी है, जो उसमें इंडिकेट नहीं किया गया है, उसको समझना है। और साथ साथ आपको विश्व इतिहास की एक समझ यानी सिलेबस की एक समझ डेवलप करेंगे ताकि विश्व इतिहास को समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाए। ठीक है, तो दो काम आज मुझे करना है बच्चों। ठीक है, कैसे हर टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट है, हर टॉपिक कैसे एक दूसरे से एलोबरेट कर सकते हैं, आप इंटरलिंक कर सकते हैं, और टॉपिक को कैसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं विश्व इतिहास के संदर्भ में, वो सारी चीज़ें आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों फटाफट आप लोग जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, वो सभी लोग जो है जुड़ने की कोशिश करिए बच्चों क्लास से। बच्चों फटाफट लाइक एंड शेयर करिए। नेहा चौधरी, अमित कुमार, अंकुर दीक्षित, पंकज, अंकित सोनी, मधु मिश्रा। बच्चों एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में आप लोग जो है। लाइक एंड शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अंजलि। तो बच्चों क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अपने आने वाली अपकमिंग क्लासों के बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि कल से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है। वर्ल्ड हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 8 अगस्त से। ये बैच 8 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ये बच्चों ये बैच आपको 8 अगस्त से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक, ये सब्सक्रिप्शन बैच है, यहाँ पर 8 अगस्त से आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले 4 अगस्त को कंटिन्यू होना था बच्चों, लेकिन इसको हमने पोस्टपोन किया था कुछ बच्चों की वजह से। ये 8 यानी कल से ये कंटिन्यू हो रहा है। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री से अपनी क्लास को कंटिन्यू करना चाहते हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पूरी तरह से जुड़ सकते हैं हमारे रेफरल कोड SKY लाइव के थ्रू। ठीक है, ये रेफरल कोड बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, तो इस रेफरल कोड का यूज करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर 10% का लाभ आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल लाभ आपको 10% का मिल सकता है, और साथ साथ हमसे जुड़ने का आपको एक बेहतरीन अवसर आपको मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पर जुड़ने का जो अवसर आपको मिलेगा वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलेगा बच्चों। और सब्सक्रिप्शन आपको दो तरीके से अनअकैडमी उपलब्ध कराता है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और दूसरा है आपका बच्चों प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है प्लस सब्सक्रिप्शन से। इसलिए बेटर है बच्चों क्योंकि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो होता है वो आपको हमारे साथ जुड़ने का अवसर तो साथ देता है, लेकिन साथ साथ आपको जो है पर्सनल कोच भी आपको उपलब्ध कराएगा। यानी आपको एक टीम इस तरह से आपको दी जाएगी जो आपके साथ हमेशा वर्क करेगी, एक ट्यूटर की तरह, एक पर्सनल कोच की तरह बच्चों। ये आपको डेली मेंटरशिप आपका करेगी, डेली आपका स्टडी प्लान करेगी, और साथ साथ आपका रेगुलर फीडबैक आपका लेगी। ठीक, ये काम आपको एक टीम के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है बच्चों वो ज़्यादा बेहतर है प्लस सब्सक्रिप्शन से। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 99,000 में उपलब्ध है, लेकिन अगर रेफरल कोड SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है, अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा बच्चों, और 10% के साथ ये कम होकर आपका 89,100 हो जाएगा।
इसी तरह जो है आपका प्लस सब्सक्रिप्शन जो सामान्यतः आपको प्रेफरेंस जो देना चाहिए वो 64,000 यानी 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन को देना चाहिए बच्चों। प्लस सब्सक्रिप्शन आपका 64,000 में है, लेकिन यहाँ पर अगर रेफरल कोड यूज करते हैं हमारा SKY लाइव तो यहाँ भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 57,600 का हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी आप लाभ ले सकते हैं। आप जो है 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं बच्चों। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 44,000 में है, यहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट ये हमारा रेफरल कोड यूज करने पर मिल सकता है SKY लाइव, और ये आपका मात्र केवल 39,600 में उपलब्ध है बच्चों। तो ये रेफरल कोड यूज करने का आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट यह है कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ी में, जो फीस आप जमा करेंगे, और साथ साथ आपको हमसे जुड़ने का अवसर मिलेगा बच्चों। और न केवल हमसे जुड़ने का बल्कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं, उनसे भी अपनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के बाद आप अनअकैडमी परिवार के एक मेंबर बन जाएंगे और आपकी हर समस्या अनअकैडमी की समस्या होगी। वहाँ पर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम को आप पूरी तरह से फिनिश कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज की हो, चाहे वो आंसर राइटिंग की हो, चाहे वो प्री मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, और सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चों को जो बेनिफिट मिलता है वो 0 बजे से स्टार्टिंग होती है। जूम ऐप के द्वारा उनकी रेगुलर मेंटरशिप होती है, आंसर राइटिंग उनका रेगुलर कराया जाता है, यूनिट वाइज उनके सिलेबस को कवर किया जाता है, कोई चीज़ छूटने नहीं पाती। और हमारी तरफ से ऑप्शनल विषय इतिहास उनके साथ डिस्कस किया जाएगा बच्चों। शुरुआत जो होती है आइकॉन माने सब्सक्रिप्शन के बच्चों की वो मेंस से होती है, क्योंकि तैयारी का प्रारंभ यहीं से होता बच्चों, मेंस से। प्री से बच्चों कोई स्टार्टिंग नहीं होती। मेंस में इतिहास ऑप्शनल हमारे द्वारा कवर किया जाता है और साथ साथ आपके ये चारों पेपर। लेकिन यहाँ पर आपको हमारे साथ अन्य एजुकेटर की भी हेल्प आपको यहाँ पर मिल सकती है। आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन का लाभ ले सकते हैं बच्चों GS को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए बच्चों फटाफट जो है जुड़ते हैं क्लास से। और साथ साथ आज की जो क्लास है बच्चों, आज की जो क्लास है वर्ड हिस्ट्री पे है। रेफरल कोड बच्चों यूज करना ना भूलें, यहाँ पर आपको ये 10% डिस्काउंट देगा। और कल बच्चों हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है 8 अगस्त से, यानी कल से क्लास कंटिन्यू हो रही है। और किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन डाउट है वो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पर आप बच्चों जुड़ सकते हैं पूरी तरह से। टेलीग्राम नंबर भी है हमारा ये, आप अपना टेलीग्राम नंबर देकर ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और कोई भी आपको ज़रूरत है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तुरंत मोबाइल उठाइए, तुरंत कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों आज हम चर्चा करेंगे आपके विश्व इतिहास की, और विश्व इतिहास को पूरी तरह से समझने की कोशिश की जाएगी कि वास्तव में विश्व इतिहास में बच्चों विश्व इतिहास जो है किस तरह से समझना चाहिए, और विश्व इतिहास के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं उसको बड़े आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझना है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे विश्व इतिहास से आए हुए अभी तक के नंबरों की। ठीक है, तो सभी लोग रेडी हो जाइए। विश्व इतिहास आपके GS फर्स्ट पेपर का पार्ट है बच्चों। आप सभी को पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके GS के फर्स्ट पेपर का पार्ट होता है। बेटा प्लस की टाइमिंग 4 PM होगी। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं या जो लेने वाले हैं, प्लस क्लास की जो टाइमिंग है वो 4 PM है। और एक बार आप लोग दिल से जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, राधिका, मयंक वर्मा, मुकेश कुमार, हाँ प्लस पे शुरू हो रही बेटा, कल से हमारी बैच प्लस पे स्टार्ट हो रही, न्यू बैच। मुकेश जी आप वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन के थ्रू। चलिए तो आज को बहुत ही देखिए ध्यान से बहुत ही समझना बच्चों। नहीं, वर्ड हिस्ट्री यहाँ पर नहीं कराई जाएगी, वर्ड हिस्ट्री प्लस पे होने वाली है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ मैं सिलेबस आपको समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में सिलेबस को कैसे समझा जाए, क्योंकि वर्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ही
बहुत ही शार्ट टर्म में दिया गया हुआ बच्चों। चलिए तो देखते हैं बच्चों, आपको अगर एग्जाम को आप देखिए अपने जो एग्जाम अभी तक यूपीएससी में हुए हैं तो 2013 से लेकर 2019 तक के वर्ड हिस्ट्री के सेक्शन को हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब जैसे बच्चे गेस करते हैं कि हिस्ट्री में वर्ड हिस्ट्री से कितना सेक्शन कवर होता है, या मॉडर्न हिस्ट्री से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या मिडिवल से या एंशिएंट से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आता है आर्ट एंड कल्चर को लेकर, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूं बच्चों कि वर्ड हिस्ट्री या मिडिवल मॉडर्न, हालांकि मैंने अन्य पार्ट को मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया है, चूंकि आज केवल हमें विश्व इतिहास डिस्कस करना था, तो हमने विश्व इतिहास के क्वेश्चन को ही यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया बच्चों। अगर आप गौर करिए तो विश्व इतिहास से आपके 2019 के यूपीएससी मेंस एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन आया हुआ है, केवल बच्चों एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कितने अंक का? 15 नंबर का, ठीक है। इसके बाद आप 2018 में देखिए तो यहां पर ब्लैंक है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यानी वर्ड हिस्ट्री के सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया बच्चों 2018 में। लेकिन 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ड हिस्ट्री के सेक्शन से, ठीक है, और 10 नंबर का पूछा गया है। इसके बाद 2016 में 12.5 नंबर का क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन के रूप में बच्चों। 2015 में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, कितने अंक के? 25 अंक के बच्चों। और 2014 में 30 अंक के क्वेश्चन पूछे गए वर्ड हिस्ट्री से केवल, और ओवरऑल 3 क्वेश्चन पूछे गए। और 2013 में 40 अंकों का क्वेश्चन आया, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहे? 4 क्वेश्चन। अब आप देखिए कि इनको देखने से आपको ये लगता है कि यूपीएससी जो है किसी एक जो है फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करता बच्चों। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में किसी ईयर में जो है एक क्वेश्चन आया है, तो किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, इस तरह से वहां भी बहुत बड़े स्तर पर वेरिएशन देखा गया है। आर्ट एंड कल्चर में भी काफी वेरिएशन दिखता है। तो कोई ये फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतिहास में वर्ड हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप यहाँ पर गेस नहीं लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको ये लगता है कि चलो इस साल जो है वर्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा है, अगले साल 4 पूछ सकता है, तो हो सकता है आप गलत साबित हो सकते हैं और हो सकता है आप सही भी साबित हो सकते हैं। तो कोई एक निर्धारित पैटर्न यूपीएससी फॉलो नहीं करता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम पूरे सिलेबस को क्या करें? कवर करें, पूरे सिलेबस को बच्चों कवर करें। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब हमारे पास जो है सिलेबस की समझ नहीं होती है, और यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इतना बृहद है बच्चों, इतना बड़ा है कि बिना किसी गाइडेंस के अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो 5 साल में भी वो पूरा होने वाला नहीं है। अगर ओवरऑल जीएस और ऑप्शनल के सिलेबस को आप देखें तो बिना गाइडेंस के, बिना अनुभव के बच्चों आपको हो सकता है 4 से 5 साल लग जाए और फिर भी आप सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो बाजारीकरण है, मार्केटाइजेशन है जो है, जहां पर आप बहुत सारे एजुकेटर से जुड़ते हैं, उसमें हम भी हैं, हमारा भी दोष है। हम भी आपको बताना चाहेंगे होता क्या है कि जब आप किसी भी जीएस को पढ़ते हैं बच्चों, जब आप कोई जीएस पढ़ते हैं तो एजुकेटर क्या करता है, उस जीएस के पोर्शन को इतनी गहराई में पढ़ाता है कि कहीं न कहीं आप उसे ऑप्शनल की तरफ पढ़ लेते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है। अब वहाँ एजुकेटर भी अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, ज़्यादा नॉलेजेबल अपने को दिखाने की कोशिश करता है, और आप भी एक ऐसे प्राणी होते हैं जहाँ पर आपका भी मन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिले, जो कहीं न कहीं आपके लिए विष का काम करती हैं। जबकि आपको ज़रूरत जो है मात्र 20% कंटेंट की होती है, लेकिन अपने जीवन में आप जो है 80% कंटेंट को बटोरते रह जाते हैं, और आपका 3 साल 4 साल ऐसे ही निकल जाता है। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि आप जो है जीएस में ही ऑप्शनल पढ़ लेते हो, यानी अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी को ऑप्शनल लेवल की तैयारी कर लेते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरह गहराई में घुसते हो, जबकि इतनी ज़रूरत आपको नहीं है। जीएस लेवल में बहुत ही सतही जानकारी की ज़रूरत होती है, बहुत ही ऊपरी लेवल के माने नॉलेज की ज़रूरत होती है बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आप इस नंबर को देखते हुए, मार्क्स को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते बच्चों कि यूपीएससी का जो वर्ड हिस्ट्री का सेक्शन है, चूंकि आपके जीएस फर्स्ट पेपर से जुड़ा हुआ है, ये जीएस फर्स्ट पेपर में है बच्चों, ये जीएस फर्स्ट पेपर में आपका एक हिस्ट्री का सेक्शन होता है, इतिहास होता है बच्चों, आपकी सोसाइटी होती है, और आपका जियोग्राफी होता है। ये 3 सेक्शन होते हैं बच्चों,
इन तीनों सेक्शन को मिला के आपके जीएस का फर्स्ट पेपर बनता है, यानी यहां से 250 नंबर। जीएस फर्स्ट पेपर टोटल कितने नंबर का होता है? 250 नंबर। और मैं अगर इतिहास की बात करूं, इतिहास माने जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, अगर सभी कंप्लीट शामिल करके देखा जाए तो सबसे मिलाकर बच्चों 140 नंबर से 80 नंबर तक अभी तक पूछा गया है। यानी मैक्सिमम हिस्ट्री वाले सेक्शन से 140 नंबर तक आया है और मिनिमम 80 नंबर आया है। यानी इस 250 नंबर में 250 नंबर में मिनिमम 80 से 144 के बीच जो है इतिहास से पूछे गए हैं और इसी तरह जो है सोसाइटी और ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। ओवरऑल बच्चों का जो परफॉर्मेंस होता है मेंस एग्जाम में, वो ज़्यादातर बच्चों जीएस फर्स्ट पेपर में ही अच्छा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इतिहास और विषय उनके जीवन से बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है, जिसको वो बचपन से कहीं न कहीं पढ़ते आए होते हैं बच्चों, इसलिए उनका लगाव भी बहुत बेहतर होता है और नॉलेज बेस भी यहाँ पर वो अच्छा क्रिएट करते हैं और कहीं न कहीं केवल एक रिवीजन से उनका ये पोर्शन बेहतर हो जाता है। लेकिन बच्चों, हम आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहे हैं कि आप इस नंबर को ध्यान में रखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा आवश्यक नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री आवश्यक भी हो सकता है 2020 में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ ले कमीशन, तब आप निगलेक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा, निगलेक्ट आप इसलिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको पता है, आपको अगर विश्व इतिहास पता है बच्चों, तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी, आपका बच्चों कहीं न कहीं सोशल इशूज जो है, कहीं कहीं आपका जो है बच्चों आपका ऐसे जो है वो बहुत बेहतर हो सकता है और साथ साथ इंटरव्यू आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्योंकि विश्व की समझ अगर जिस विद्यार्थी के पास है, यानी पूरे विश्व का इतिहास अगर किसी को पता है, हर देश का रिलेशन एक दूसरे देश से पता है बच्चों, तो उसमें करंट को इंक्लूड करके आप उसे आईआर भी बना सकते हो, आप उसे एक बेहतर नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो, जो अदर विद्यार्थियों से आपको क्या करेगा, बेहतर बना सकता है। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आपको कोल्ड वार पता है, आपको रशिया और अमेरिका के संबंधों की जानकारी है, तो वर्तमान में जो चीन और अमेरिका के बीच दो विचारधाराओं का एक युद्ध दिखाई दे रहा है, उसे आप कहीं न कहीं एक सामान्य विद्यार्थी से बेहतर तरीके से आप उसे समझ सकते हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे वर्तमान में आप देखिए तो कहीं न कहीं जो है एक धार्मिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व में बड़ी मजबूती से उभर रही है। अब वो चाहे टर्की हो सकता है बच्चों, चाहे अपना भारत भी हो सकता है, तो इसको भी अगर करंट से जोड़ें, लेकिन करंट से अगर जोड़कर आप इसे पढ़ेंगे तो एक सामान्य विद्यार्थी की अपेक्षा एक जो इतिहास का विद्यार्थी होगा या विश्व इतिहास जिसने पढ़ा है बेहतर तरीके से, वो कहीं न कहीं इसको ज़्यादा बेहतर कोरिलेट कर सकता है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि विश्व इतिहास का महत्व सिर्फ आपको जीएस फर्स्ट पेपर में इतिहास के एक पार्ट के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे एक जो है एक ऐसे सेक्शन के रूप में देखा जाए जिसमें काफ़ी डाइवर्जन है, जो आपके यूपीएससी के बहुत सारे सेगमेंट को मजबूती प्रदान करता है बच्चों। और इसी उद्देश्य के साथ हम जो है आपको इसे समझाना चाहेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए फटाफट जो है बच्चों, सभी लोग तैयार हो जाइए और विश्व इतिहास को समझने की कोशिश करिए। चलिए, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अच्छा इसको बाद में बात डिस्कस करते हैं, अभी रहने देते हैं। देखिए बच्चों, पहले तो थोड़ा सा हम आपको विश्व इतिहास के सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, थोड़ा सा विश्व इतिहास के सिलेबस को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। विश्व इतिहास, देखिए बच्चों, विश्व इतिहास में जब आप पहला टॉपिक सिलेबस में देखते हैं तो उसमें साफ साफ सिलेबस में लिखा है कि 18वीं सदी से अभी तक की प्रमुख घटनाएं, वहां पर लिखा हुआ बच्चों कि 18वीं सदी से अभी तक की प्रमुख घटनाएं। अब आप देखिए यहां पर कुछ नहीं पता है कि 18वीं सदी की कौन कौन सी घटनाएं हैं। आपको पता है कि 18वीं सदी में कौन कौन सी घटनाएं हैं, यानी सिलेबस में एकदम डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन कौन सी घटनाएं आपको पढ़ना है। भाई बहुत सारी घटनाएं घटी बच्चों, औद्योगिक क्रांति है, विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय एकीकरण है, राष्ट्र राज्य का निर्माण है, राज्यों की सीमाओं का सीमांकन है, उपनिवेशवादी विचारधारा है, साम्राज्यवाद है, बहुत सारी ऐसी
विचारधाराएं हैं या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं 18वीं सदी से लेकर आज तक घटित हुई। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब 18वीं सदी कह रहा है तो इसका मतलब कि 17वीं, 16वीं और 15वीं सदी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना, ये आपको क्लियर एकदम अपने दिमाग में रखिए। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 18वीं सदी के विश्व इतिहास को समझना है तो बच्चों आपके लिए ये जरूरी है कि आप जो है कम से कम 15वीं 16वीं सदी को पढ़ें, क्योंकि बिना 15वीं 16वीं सदी को पढ़े आप जो है किसी भी कंडीशन में विश्व इतिहास की बेहतर समझ आप डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको मैं मेन सेगमेंट आपको बता दूं कि जो सिलेबस आपका दिया गया है उसमें पहला पॉइंट आपका रखा गया है बच्चों कि 18वीं सदी से अभी तक की प्रमुख घटनाएं। अब यहां पर अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी 18वीं सदी की प्रमुख घटनाएं इसमें शामिल होंगी। दूसरा टॉपिक है आपका राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय, ठीक, एक टॉपिक ये दिया हुआ है। तीसरा टॉपिक दिया है बच्चों राजनैतिक दर्शन, राजनैतिक दर्शन। अब देखिए इन सारी चीजों को तोड़ना होगा, क्यों इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें इंक्लूड हैं, जो इसमें अंतर्निहित हैं, ठीक है। तो उनको तोड़कर आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक इनसे कोरिलेट है, इनको कौन कौन से टॉपिक आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। अगला उपनिवेशवाद एवं विउपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद एवं विउपनिवेशीकरण, ठीक है। अभी केवल आप नाम सुन लीजिए, पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है, वो अभी हम आपको समझाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मोटा मोटा 4 सेगमेंट दिया हुआ बच्चों। अब हम देखेंगे इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें अंतर्निहित है, जो इसमें इंक्लूड है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी होने के कारण हमें यह समझना चाहिए कि इसमें 18वीं सदी से अभी तक की प्रमुख घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं विश्व इतिहास में हमको पढ़ना है, ठीक है। आइए देखते हैं तो 18वीं सदी से कौन कौन सी घटनाएं आती बच्चों। अब देखिए यहां पर 18वीं सदी से अभी तक, 18वीं सदी से 18वीं सदी से अभी तक, तो 18वीं सदी से अभी तक विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घटी बच्चों। तो पहली घटना औद्योगिक क्रांति, पहली घटना बच्चों कौन सी, औद्योगिक क्रांति। अब देखिए ये पहली घटना है औद्योगिक क्रांति, लेकिन औद्योगिक क्रांति भाई शुरुआत इसकी कहां से होती है, इंग्लैंड से, शुरुआत इसकी कहां से हुई, इंग्लैंड से। लेकिन क्या यह इंग्लैंड में ही रुक गई, नहीं, ये फ्रांस में भी हुई बच्चों, ये जर्मनी में भी हुई, ये चीन में भी हुई, ये रूस में भी हुई और ये जापान में भी हुई। अभी अभी पिछले क्वेश्चन को आप देखिए तो जापान की क्रांति से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जबकि सिलेबस में उसने कहीं नहीं लिखा है कि जापान की क्रांति आपको पढ़ना है, उसने कहीं डिफाइन नहीं किया है। अब ये आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करता है कि आपको इस औद्योगिक क्रांति माने 18वीं सदी की अभी तक की घटनाओं में कौन सी घटना आपने समझा। पहली घटना हमने समझा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1688 में इंग्लैंड से होती है, लेकिन केवल इंग्लैंड ही नहीं, कम से कम आप इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की, जर्मनी की, चीन की, रूस की और जापान की औद्योगिक क्रांतियां आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्रांति तो ये थी बच्चों जो कहीं न कहीं वाणिज्यवादी विचारधारा पर पैदा हुई, जिसे आप औद्योगिक क्रांति कहते हैं। लेकिन एक क्रांति और पैदा हुई थी बच्चों जो वैचारिक क्रांति थी, जिसे आप लोकतांत्रिक क्रांति कहते हैं, जिसे आप लोकतांत्रिक क्रांति कहते हैं। इसको अभी हम समझाते हैं, आप केवल अभी नाम सुन लीजिए बच्चों बस। लोकतांत्रिक क्रांति जिसने कहीं न कहीं आपके शासन पद्धति को बदलने पर मजबूर कर दिया, जैसे फ्रांस की क्रांति, जैसे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जैसे यूएसए की क्रांति, यूएसए की क्रांति। अब यहां पर इन क्रांतियों में भी बहुत से सेगमेंट इंक्लूड हैं,
यानी कारण, महत्व, प्रभाव, ठीक है, यहां भी कारण, महत्व, प्रभाव, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखना होगा। यानी 18वीं सदी की इन दो घटनाओं को अगर आप डिटेल से समझने की कोशिश करिए तो हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों, इसमें एक टॉपिक आपको और पढ़ना पड़ेगा, राष्ट्र राज्य की राज्य की सीमाओं का सीमांकन, राज्य की सीमा का सीमांकन, एक टॉपिक इसमें आपको और पढ़ना पड़ेगा, राज्य की सीमा का सीमांकन, ठीक है। अब देखिए दूसरा टॉपिक जरा आप देखिए, ये देखिए, अब इसमें देखिए जरा भाई, इतने टॉपिक तो इंक्लूड है किसमें, 18वीं सदी की प्रमुख घटनाओं में। आप देख सकते हैं राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्रवादी विचारधारा ने कहीं न कहीं जर्मनी और इटली के एकीकरण को जन्म दिया बच्चों, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, वो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, आपको पढ़ना होगा। इटली का एकीकरण, जर्मनी एवं इटली का एकीकरण आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। दोनों जो है, दोनों बच्चों 19वीं सदी की सबसे प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं, ठीक। तो यहां पर यूरोप में राष्ट्र और राज्य का उदय, इसमें आपको कम से कम जर्मनी और इटली के एकीकरण को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और न केवल जर्मनी और इटली के एकीकरण को, बल्कि आपको पता है कि यहीं पर आपको नाजीवाद और फांसीवादी विचारधारा को भी आपको क्या करना होगा, अध्ययन करना होगा। नाजीवाद और फांसीवाद, नाजीवाद और फांसीवाद, आप इसको बच्चों यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इसको रख सकते हैं, यानी कहीं न कहीं वैचारिक क्रांति में आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नाजीवाद और फांसीवाद विचारधारा पर आधारित है, इसको आप यहां रख सकते हैं। जर्मनी में नाजीवाद और इटली में फांसीवाद, ये दोनों टॉपिक भी आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। ये दोनों टॉपिक भी बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, तो इसमें दो टॉपिक हो गए। राजनैतिक दर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन टॉपिक इंक्लूड है बच्चों, तो राजनैतिक दर्शन में आपको 3 टॉपिक इंक्लूड है। एक आपका बच्चों पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, कौन कौन से दर्शन पैदा हुए, पूंजीवादी दर्शन, इसके बाद समाजवाद, अभी केवल नाम आप नोट कर लीजिए बस, समाजवाद और साम्यवाद, समाजवाद बच्चों और साम्यवाद। साम्यवाद में 2 साम्यवाद आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक आपको यूएसएसआर का साम्यवाद बच्चों, और दूसरा आपको चीन का साम्यवाद, चीन का साम्यवाद, चीन का बच्चों साम्यवाद, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बच्चों, आपको पता है कि इसी में आपको जो है दोनों विश्व युद्ध भी पढ़ने पड़ेंगे, पहली घटना में ही, यानी पहले टॉपिक में ही दोनों विश्व युद्ध भी आपके क्या हैं, शामिल हैं, ठीक। दोनों विश्व युद्ध को शामिल किया रही, या आप इसमें रख सकते हैं उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद ने ही किसको जन्म दिया, साम्राज्यवाद को बच्चों, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को जन्म दिया, और साम्राज्यवाद ने 2 विश्व युद्धों को जन्म दिया, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। और जब विश्व युद्ध से लोग कमजोर हो गए तो क्या हुआ, उपनिवेशीकरण हुआ बच्चों। तो उपनिवेशीकरण के अंदर में आपको जो है कहीं न कहीं साम्राज्यवाद की संकल्पना को भी पढ़ना पड़ेगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार, और साथ साथ औपनिवेशीकरण। ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं न कहीं बच्चों इसमें इंक्लूड है, ठीक है, जिसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखिए, अभी तो हमने जल्दी जल्दी ये पे कर दिया, लेकिन अब मैं आपको आराम से समझाता हूं कि कैसे विश्व इतिहास को समझना है और कैसे विश्व इतिहास को पढ़ना है, ठीक है। यहां पर आप केवल मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि आपको विश्व इतिहास को कैसे पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कैसे एक दूसरे से क्या है, कोरिलेट है, ठीक है, कैसे यह एक दूसरे से बच्चों क्या है, जुड़ा हुआ है विश्व इतिहास। चलिए देखते हैं कि विश्व इतिहास जो है कैसे एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब अभी तक मैंने जितना भी बताया उसको पूरे दिमाग से एकदम निकाल दीजिए, ठीक है, उसको एकदम अलग कर लीजिए। वो अभी मैं सिलेबस टाइप किया हूं, सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, आप सिलेबस देख लेना, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब
आपको विश्व इतिहास कैसे समझना है और कैसे पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि विश्व इतिहास में पहला जो टॉपिक दिया है उसमें कहा है कि 18वीं सदी से लेकर अभी माने 18वीं सदी से अभी तक माने 21वीं सदी तक, अभी तक की प्रमुख घटनाएं। लेकिन समझिए ये बच्चों कि क्या 18वीं सदी से विश्व इतिहास को आप समझ सकते हो। विश्व इतिहास की शुरुआत होती है बच्चों 15वीं 16वीं सदी से, लेकिन आपको कहा जा रहा है 18वीं सदी से। तो क्या शुरुआती चरण को छोड़कर आप विश्व इतिहास को बेहतर समझ सकते हो? नहीं समझ सकते बच्चों। इसलिए नहीं समझ सकते हो क्योंकि हर घटना एक दूसरी घटना से कोरिलेट है। विश्व इतिहास आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी सिंपल है, और अगर आपने विश्व इतिहास को बेहतर समझ लिया तो आपको अन्य इतिहास में भी बड़ी मदद मिलेगी। न केवल इतिहास में बल्कि आपके IR में, बल्कि सोशल इशू में, आपके कहीं न कहीं बच्चों इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से मिल सकती है। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए बच्चों कि विश्व इतिहास को कैसे समझा जाए और विश्व इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको एक ऑर्डर में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, विश्व इतिहास बच्चों जब भी मैं विश्व इतिहास की शुरुआत करूंगा तो विश्व इतिहास के सिलेबस में भले ही 18वीं सदी दिया गया है, लेकिन आपको विश्व इतिहास बेहतर समझ में आए इसके लिए मैं आपको 18वीं सदी के पहले के कम से कम 3-4 टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिना उनके आप विश्व इतिहास को समझ ही नहीं पाओगे। बस समझ, भले वो आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपका सिलेबस जहां से स्टार्ट होता है उसकी पहली सीढ़ी ये टॉपिक होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, कहा जाता बच्चों कि विश्व इतिहास का जो प्रारंभ है वह 15वीं 16वीं सदी की परिवर्तन से जुड़ा है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है, 15वीं 16वीं सदी के परिवर्तन से। ठीक है, 15वीं 16वीं सदी में कौन से परिवर्तन हुए बच्चों? 15वीं 16वीं सदी में 3 परिवर्तन हुए। ग्राफ को एकदम बनाते जाइए। 15वीं 16वीं सदी में बच्चों 3 परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन वाणिज्यवादी विचारधारा का जन्म, वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ। अब बहुत गौर से समझना आप, वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रारंभ हुआ। दूसरा पुनर्जागरण का जन्म हुआ बच्चों। पुनर्जागरण और प्रबोधन। ठीक है, ये 3 ऐसे बड़े परिवर्तन थे जो 15वीं 16वीं सदी में हुए, और इन तीनों परिवर्तनों ने ही पूरे विश्व इतिहास को निर्मित किया है। मैं सिद्ध करके आपको दिखाता हूं कि कैसे पूरा विश्व इतिहास, कैसे पूरा विश्व जो है ये 3 बड़े मेजर चेंजेस पर डिपेंड है। अगर इन तीनों मेजर चेंज को आपने समझ लिया तो पूरा विश्व इतिहास आपके इस गोले से माइंड में क्या होगा, बैठ जाएगा। ठीक है, ये 3 ऐसे मेजर चेंजेस हैं जिस पे पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री डिपेंड है बच्चों, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री डिपेंड है इन तीनों विचारधाराओं पे। आपको पता है कि 15वीं पुनर्जागरण और प्रबोधन की विचारधारा से पहले, भाई आपको पता है कि प्रबोधन और पुनर्जागरण वैज्ञानिक विचारधारा है बच्चों, जो शिक्षा के बाद प्रारंभ हुई। 15वीं 16वीं सदी में इन विचारधारा ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। इससे पहले यूरोप पर पूरी तरह जो है धर्म का प्रभाव था बच्चों, और धर्म का प्रभाव जिस समाज में होता है वह समाज ना तो आर्थिक रूप से आगे जा पाता है, ना ही बौद्धिक रूप से आगे जा पाता है। और बौद्धिक विचारधारा के हमेशा धर्म जो है विपरीत होता है बच्चों। बौद्धिकता के विपरीत होता है धर्म। धर्म आस्था का विषय होता है और बौद्धिकता जो है वो तार्किकता का विषय होती है। और तर्क और धर्म दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है बच्चों। कहते हैं यूरोप में धर्म इतना हावी था कि जब ईसा का जन्म हुआ और ईसा ने कहा कि नहीं, ईश्वर बहुदेववादी नहीं है, ईश्वर एक है, वो भी निराकार है, तो जो धर्म के पाखंडी लोग थे, जिन्होंने धर्म को कर्मकांडी बना रखा था, पूजा पाठ करते थे, मूर्ति पूजा होता था, तमाम ऐसे कर्मकांडी कार्य किए जाते थे जहां पर उनको बहुत बड़े स्तर पर मान सम्मान और धन की
प्राप्ति होती थी। तो जब ईसा ने इस तरह की विचारधारा का प्रचार करना शुरू किया तो लोगों ने ईसा को क्रूज पे चढ़ा दिया। माने ईसा जैसे व्यक्ति को वहां के धर्म ने नहीं बख्शा बच्चों। तो भाई सीधी सी बात है, धर्म अंधविश्वास को जन्म देता है। धर्म बच्चों अंधविश्वास को जन्म देता। जैसे रोम में धर्म इतना हावी था कि वहां का पोप ही अंतिम डिसीजन लेता था, वहां का पोप ही अंतिम निर्णय लेता था। और जब वहां पर वैज्ञानिकता का जन्म होना शुरू हुआ तो वहां की चर्च ने पूरी तरह विरोध किया इस विचारधारा का। कहा जाता है कोपरनिकस और गैलीलियो जैसे लोगों ने जब नए नए विज्ञान को, नए नए आविष्कार को जन्म देना शुरू किया। यानी पहले क्या होता था कि वृक्ष से जब माने फल गिरते थे बच्चों, वृक्ष से फल गिरते थे तो ये लोग जो धार्मिक पुरोधा होते थे वो ये कहते थे आम जनमानस को कि ईश्वर का फल है, ईश्वर ने आपको दिया है। वो कहते थे कि आखिर अगर ये ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं, ईश्वर आप ईश्वर की संतान है, इसलिए ईश्वर ने इसको फल के रूप में आपको दिया है, आप इसे खाइए। लेकिन जब विज्ञान का जन्म हुआ और विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है ये गिरता है, ये ईश्वर की देन नहीं है, ये अंधविश्वास है बच्चों, तब चर्च और पोप के बीच एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और कहीं न कहीं गैलीलियो अपना रिसर्च जो है वो प्रस्तुत नहीं कर पाए, मानसिक रूप से बीमार हो गए। बौद्धिक व्यक्ति को अगर धर्म प्रतिबंधित करता है तो वह कुंठित विचारधारा का बन जाता बच्चों, वो कुंठित हो जाता क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ होता है, वो सच को जानता है और धर्म आपके सच को छिपाता है। उसको कहीं नहीं, मैं देखिए धर्म के वास्तविक स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म के मैं उस स्वरूप की बात कर रहा हूं जिसे आप विरूपित स्वरूप कहते हैं। तो यूरोप में जब वैज्ञानिकता का जन्म हुआ बच्चों, यूरोप में जब वैज्ञानिकता का जन्म हुआ तो वहां पर जो धर्म का जो प्रभाव था वो कमजोर होना शुरू हुआ। और धर्म का प्रभाव जब कमजोर होना शुरू हुआ बच्चों तो वहां पर वाणिज्यवादी विचारधारा का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। और इस वाणिज्यवादी विचारधारा ने व्यवसायिक क्रांति को जन्म दिया। किसको जन्म दिया बच्चों? व्यवसायिक क्रांति को जन्म दिया। व्यवसायिक क्रांति को जन्म दिया। और आप जानते हैं कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच एक लंबा संघर्ष चला था। प्रोटेस्टेंट जो थे वो प्रगतिशील विचारधारा यानी आधुनिक विचारधारा के थे और जो कैथोलिक थे वो रूढ़िवादी विचारधारा के थे। तो जब यूरोप में परिवर्तन हुआ तो वहां पर ये तीन विचारधाराएं जन्म ली। कहा जाता है पुनर्जागरण ने बच्चों क्या किया कि समाज के केंद्र बिंदु में धर्म को विस्थापित करके मानववाद को लाकर खड़ा कर दिया। अब केंद्र बिंदु में कौन आ गया? मानववाद या व्यक्तिवाद। मानववाद या व्यक्तिवाद। यानी अब किसी भी डेवलपमेंट को करने से पहले कहीं न कहीं व्यक्ति को केंद्र में रखकर देखा जाएगा कि इस कार्य से क्या किसी मानव का या किसी व्यक्ति का हित हो रहा है कि नहीं। इसके पहले समाज में जो भी कार्य होते थे उसके केंद्र बिंदु में धर्म होता था बच्चों, लेकिन अब उस धर्म को विस्थापित करके पुनर्जागरण ने केंद्र बिंदु में मानव को ला दिया। यानी अब कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाद और मानववाद की संकल्पना का जन्म हुआ। यानी किसी भी प्रक्रिया से व्यक्ति के अधिकतम विकास की संकल्पना को पैदा किया गया। यानी कोई भी कार्य अगर किया जाएगा तो उससे यह देखा जाएगा कि क्या व्यक्ति का अधिकतम विकास इससे हो रहा है, व्यक्ति का अधिकतम विकास। यानी अब जो है पूरी तरह से व्यक्ति के विकास पर यह विचारधारा निर्भर हो गई। धर्म को इसने क्या किया? विस्थापित। जैसे गांधी के रामराज्य में क्या था? गांधी का रामराज्य था कि अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है क्या उसे राज्य का लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं। यानी राज्य के लाभ को उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास आपके राम राज्य में किया जाता है। और वही विचारधारा आपके पुनर्जागरण से जुड़ी है बच्चों। पुनर्जागरण ने मानववाद और व्यक्तिवाद की विचारधारा को स्थापित किया। यानी ऐसी विचारधारा जहां पर व्यक्ति के अधिकतम हित की बात की जाती है। अब यहां से कर्मकांड और धर्म का प्रभाव क्या हो गया? हट गया। दूसरी चीज बच्चों, कहते हैं कि प्रबोधन ने क्या किया? प्रबोधन का संबंध किससे होता? प्रबोधन का संबंध जो है बौद्धिकता से होता है, तार्किकता से होता है बच्चों। इस प्रबोधन की संकल्पना ने आपकी विचारधारा को वैज्ञानिक बना दिया, तार्किक बना दिया। अब आप किसी भी चीज को एज इट इज नहीं लेते हैं, उस पर लॉजिक लगाते हैं, आप तर्क लगाते हैं। अब तर्क जितना मजबूत होगा आपका धर्म यानी आस्था आपकी उतनी ही कमजोर होती जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप ये सोचना शुरू कर दें क्या भगवान इस मूर्ति में है कि नहीं है, इस मूर्ति में है तो कैसे है, भगवान को किसी ने तो देखा नहीं, तो फिर भगवान की संरचना कैसे बन गई, भगवान का मानवीकृत स्वरूप कैसे बन गया जब भगवान को किसी ने देखा नहीं।
यानी कहने का मतलब है बच्चों कि जब आप तर्क करना शुरू करोगे तो आपकी जो आस्था है वो लगातार क्या होगी, कमजोर होती जाएगी। और प्रबोधन की विचारधारा ने क्या किया, वैज्ञानिक आविष्कार को यानी वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। ठीक है, यानी अब जो है प्रबोधन ने क्या किया, आपकी विचारधारा को वैज्ञानिक बना दिया, विचारधारा वैज्ञानिक हो गई, विचारधारा कैसी हो गई बच्चों, वैज्ञानिक हो गई। अब देखिए, अब आप देखिए बच्चों, कहते हैं इस व्यावसायिक क्रांति ने धन के संग्रह को जन्म दिया, व्यावसायिक क्रांति ने धन के संग्रह को जन्म दिया। अब देखिए बच्चों, कहा जाता है कि 15वीं 16वीं सदी में होने वाले इन तीन परिवर्तनों ने, इन्हीं तीन परिवर्तनों ने बच्चों, आपके इन्हीं तीन परिवर्तनों ने मिलकर, आप इसको जोड़ दीजिए, इन तीनों के मिलने से ही क्या हुआ बच्चों, औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जन्म होता है, औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है बच्चों। औद्योगिक क्रांति का जन्म जो है इन्हीं तीनों विचारधाराओं के क्या हुआ, मिलने से होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन्हीं तीनों विचारधाराओं के मिलने से हुआ, जहां से आपके वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और यह घटना 18वीं सदी की है बच्चों। लेकिन जब तक आप पुनर्जागरण, प्रबोधन और व्यावसायिक विचारधारा यानी वाणिज्यवादी विचारधारा को आप नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, जो शुरू होती है कहां से, औद्योगिक क्रांति से। जो कहां से शुरू होती है मेरे बच्चों, औद्योगिक क्रांति से शुरू होती है। बात समझ रहे हैं नहीं? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से होती है 1688 में। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर दुनिया में वह देश जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा था, जो उस समय संसाधनों में भी कमजोर था, लेकिन सबसे पहले औद्योगिक क्रांति को जन्म कैसे दिया? क्या कारण था कि इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई? और यह भी पूछा जाता है कि अगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया तो कैसे यह औद्योगिक क्रांति एक विचारधारा के रूप में अन्य देशों में विस्तारित हुई, या इस औद्योगिक क्रांति ने अपने परिणाम या अपने महत्व या प्रभाव को किस तरह से दिखाना शुरू किया, यानी इसका इंपैक्ट क्या रहा। तो अब आप देखिएगा, यही औद्योगिक क्रांति से अन्य चीजें क्या लेंगी, जन्म दे लेंगी बच्चों, यहीं से अन्य चीजें जन्म लेंगी। अब देखिएगा, कहते हैं जब औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ तो उपनिवेशवाद का क्या होगा, प्रारंभ होगा। इसी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बच्चों उपनिवेशवादी संकल्पना का जन्म हुआ, उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो भाई वो व्यापार को बढ़ावा देगी कि नहीं देगी, व्यापार को बढ़ावा देगी। तो व्यापार को जब बढ़ावा देगी तो आपके जो व्यापारी हैं वो अन्य देशों में जाएंगे व्यापार करने के लिए। ठीक, वहां पर पहले क्या करेंगे, अब वहां की वस्तुएं पहले आती थी, बाद में आपकी वस्तुएं भी वहां जाना शुरू हो जाएंगी। जैसे भारत में अगर देखिए तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जब पहले बच्चों 1600 ईस्वी में, तो वो पहले क्या करती थी, यहां से वस्तुओं को ले जाती थी, मसाला ले जाती थी, ठीक, और बदले में बुलियन देती थी। लेकिन जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, जब वहां पर बड़े स्तर पर उद्योगों से वस्तुएं निर्मित होने लगी बच्चों, तो अब ये लोग क्या करने लगे कि सोना लाना, बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, आपके भारत पर भी 1757 के प्लासी युद्ध के माध्यम से राजनीतिक अधिकार किया। लेकिन राजनीतिक अधिकार करने से पहले इन्होंने भारत में क्या किया, उपनिवेश बनाया। ठीक, कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित की, उपनिवेश स्थापित किया। उपनिवेश क्या था, व्यापारिक सिंबल था, वो व्यापार का परिणाम था बच्चों। वो किसका परिणाम था, व्यापार का परिणाम था। तो उपनिवेशवाद का प्रारंभ हुआ औद्योगिक क्रांति के बाद। और इसी उपनिवेशवाद के बाद आप देखिएगा, पहले इंग्लैंड ने भारत में क्या किया, उपनिवेशवाद की स्थापना किया। अब जब औद्योगिक क्रांति बढ़ती गई, उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता गया बच्चों, तो इसी उपनिवेशवाद के लाभ को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, उपनिवेशवादी साम्राज्यवाद को जन्म दिया गया। यानी पहले भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उपनिवेश बनाया था। हम भारत का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो भारत को पहले उपनिवेश बनाया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नहीं, हमें भारत के बाजार की भी जरूरत है, और बाजार को अधिकतम लाभ में कन्वर्ट तब किया जा सकता है जब इस बाजार पर अपना पॉलिटिकल राइट हो। क्योंकि अगर उस बाजार पर आपने पूरा अपना राजनीतिक अधिकार कर लिया है तो वहां के कच्चे माल यानी पूंजी, वहां का संसाधन, वहां का बाजार
पूरी तरह से आपके कब्जे में होगा और उसका उपयोग दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर सपोज करिए भारत में बंगाल पर अधिकार आपने कर लिया या दक्षिण भारत पर अधिकार आपने कर लिया, तो कहीं न कहीं इंग्लैंड की वस्तुओं को भी आप इस बाजार में बेच सकते हो और यहां का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो यहां का उत्पादन है, उसको फ्री ऑफ कास्ट कहां ले जाओगे? इंग्लैंड ले जाओगे, जो कहीं न कहीं पूंजी के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा बच्चों? पूंजी के रूप में काम करेगा कि नहीं काम करेगा? और आपको यह पता है कि जब कहा जाता है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति इतनी मजबूती से क्यों उभरा, तो उसका कारण था क्योंकि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको पूंजी की जरूरत होती है, सस्ता श्रम चाहिए होता है बच्चों, सस्ता श्रम चाहिए होता है, पूंजी की जरूरत होती है और बाजार की जरूरत होती है। और इंग्लैंड ने कहीं न कहीं अपनी बौद्धिकता से इन तीनों चीजों को फ्री ऑफ कास्ट पैदा किया, यानी सबसे कम लागत पर इन तीनों चीजों को अर्जित किया। जैसे जब भारत पर उन्होंने अधिकार किया तो भारत से भी बड़े स्तर पर उन्होंने पूंजी को क्या किया? प्राप्त किया, पूंजी को प्राप्त किया। जैसे बंगाल का पूरा रेवेन्यू उनका हो गया, बंगाल से जो उत्पादन था, जो कच्चा माल था, कपास, जूट, सोरा, ये सब क्या हो गया? उनका हो गया। और इसने कहीं न कहीं इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को क्या किया? बढ़ावा दिया। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उपनिवेशवाद ही अधिकतम लाभ में बदलने के लिए साम्राज्यवादी संकल्पना को जन्म देता है। यही आगे चलकर साम्राज्यवाद को क्या किया? बढ़ावा दिया। ठीक, यही आगे चलकर बच्चों क्या किया? साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। यानी बच्चों दूसरे राज्यों के क्षेत्र पर विजय करने की संकल्पना को जन्म दिया। यानी कोई भी राज्य जब किसी अन्य राज्य क्षेत्र की सीमा को जीतकर अपने राज्य में या उस पर अपना राजनीतिक अधिकार करता है तो उसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। और आप देखिए तो 1757 के बाद इंग्लैंड ने भारत पर अपने अधिकार करने शुरू किए। इससे पहले क्या था? उसने उपनिवेश बनाया था, लेकिन अब उसने क्या किया? अब उसने साम्राज्यवादी संकल्पना को जन्म दिया। तो सीधी सी बात है बच्चों कि अब कहीं न कहीं यही जो है उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में कन्वर्ट होगा और यही साम्राज्यवाद दो विश्व युद्धों को क्या करेगा? जन्म देगा। इस साम्राज्यवाद ने क्या किया? दो विश्व युद्ध को जन्म दे दिया। इसी साम्राज्यवाद ने बच्चों दो विश्व युद्ध को क्या किया? जन्म दिया। ठीक है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और जो सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा गया वो साम्राज्यवाद का ही क्या था? परिणाम था। वो बच्चों साम्राज्यवाद का ही क्या था? परिणाम था। ठीक है, आप इसे बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आपको पता है, एक सेकंड बच्चों, तो मैंने आपको कहा बच्चों कि उपनिवेशवादी संकल्पना ने क्या किया? साम्राज्यवाद को जन्म दिया और साम्राज्यवाद ने क्या किया? दो विश्व युद्ध को जन्म दिया। हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि साम्राज्यवाद के साथ साथ साम्राज्यवाद की संकल्पना बच्चों वो कहीं न कहीं आपके अतिराष्ट्रवाद से भी जुड़ी हुई है। अतिराष्ट्रवाद से भी वो क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अतिराष्ट्रवाद से भी जुड़ी है। हाँ, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया कि पहले इंग्लैंड ने भारत को उपनिवेश बनाया था। ठीक है, पहले इंग्लैंड ने भारत को क्या किया? उपनिवेश बनाया। पहले वह आपकी रजामंदी से भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना करता है। ठीक है, आके कई जगहों पे सूरत में, दक्षिण में, आपके बंगाल में फैक्ट्रियों की उसने स्थापना किया, अपने उपनिवेश बनाए, जहां पर वो जो है आपसे क्या करता था? व्यापारिक वस्तुओं को लाकर संग्रहित करता था और यहां से इन वस्तुओं को ले जाता था इंग्लैंड। ठीक है, लेकिन बाद में जब उसे महसूस हुआ कि आपकी राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई है और हम अपने व्यापारिक लाभ को और अधिकतम बना सकते हैं और ज़्यादा लाभ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंग्लैंड में चूंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, ठीक है, उन वस्तुओं के लिए एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी। ठीक है भाई, कोई भी उत्पादन होगा अगर उसके लिए बाजार उपलब्ध नहीं है तो फिर वो उत्पादन बेकार है। और इंग्लैंड एक छोटी सी पॉपुलेशन वाला देश है, तो सीधी सी बात है उसे एक बड़ा बाजार चाहिए था, बड़ा बाजार चाहिए था बच्चों, और बाजार भारत में उस समय उपलब्ध था। तो भारत में कंडीशन भी बेहतर थी, आपकी राजनीतिक सत्ता पतन की तरफ थी, औरंगजेब का क्या हो चुका था? मर चुके थे 3 मार्च 1707 को। तो अवसर भी था
और मौका भी था बच्चों, यही उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद में कन्वर्ट हो गया। यानी इंग्लैंड ने सीधे भारत पर क्या किया, आक्रमण किया और भारत के भूभाग को जीतकर उस पर अपना क्या किया, राजनीतिक अधिकार नियंत्रित कर लिया। यानी अब भारत का वह भूभाग जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जीता गया था, अब उस पर कहीं न कहीं अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, जिसे आप क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी इंग्लैंड के राज्य की सीमा अब भारत के राज्य सीमा तक पहुंच गई, जिसे आप क्या कहोगे, साम्राज्यवाद कहोगे। ठीक, हालांकि इसकी शुरुआत प्राचीन इतिहास में बहुत पहले दिखती है। तो साम्राज्यवाद और अतिराष्ट्रवाद दोनों ने क्या किया, दो विश्व युद्धों को जन्म दे दिया बच्चों। आप जानते हैं अतिराष्ट्रवाद भी युद्ध को जन्म देता है। जैसे आप कहिए वर्तमान में अगर आप देखिए बच्चों, तो भारत में या तुर्की को देखिए, एक नए राष्ट्रवाद की रूपरेखा बड़ी तेजी से मजबूत हो रही, वो है धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद की संकल्पना आपके तुर्की में और आपके भारत में बड़ी तेजी से फिर से मजबूत हो रही है। अब धार्मिक राष्ट्रवाद आपके भारत को या तुर्की को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, यह बड़ा ही विचारणीय विषय है। ठीक है, यह आपको आगे ले जाएगा या आपको पीछे ले जाएगा, यह बहुत ही विचारणीय विषय है। इस पे सोचने का एक मौका है। अच्छा, यूपीएससी कहीं न कहीं इस पे प्रश्न बनाएगी, और नहीं बनाएगी तो वो आपके संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से जोड़कर क्वेश्चन वो पुटअप कर सकती है। वर्तमान में आपके देश की जो पंथ निरपेक्ष विचारधारा है, वह भी कहीं न कहीं फिर से एक ज्वलंत मुद्दे के रूप में उपस्थित हो गई है। वो भी सोचने की विचारधारा, मैंने सोचने का विषय बन चुका है, उस पर भी आपको सोचना है। तो दो विश्व युद्ध हुए बच्चों, और दो विश्व युद्धों का परिणाम क्या हुआ भाई, आपको पता है कि इनका कारण क्या है। यहां पर विश्व युद्ध का कारण भी पढ़ना पड़ेगा, प्रभाव भी पढ़ना पड़ेगा, महत्व भी पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन इन दो विश्व युद्धों ने क्या किया कि जो उस समय के मजबूत राज्य थे, वो पूरी तरह से आर्थिक रूप से फिर क्या हो गए, कमजोर हो गए। दोनों क्या हो गए बच्चों, कमजोर हो गए। आर्थिक रूप से दोनों क्या हुए, कमजोर हुए। अच्छा, कमजोर जब हुए तो कमजोर जब होंगे तो जिन पर ये अधिकार कर रखे थे पहले से, जिन पर ये बच्चों पहले से ही पूरी तरह से नियंत्रण या कंट्रोल अपना बना रखे थे, अब अवसर आएगा कि वो क्या होंगे, आजाद होंगे। जैसे भारत, चीन या दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश, आपका इंडोनेशिया, मलाया, सिंगापुर, ये सब क्या थे, उपनिवेश हुआ करते थे इंग्लैंड के। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, तो आप देखिएगा तो 1947 से 49-50 तक बहुत सारे ऐसे देश क्या हुए, आजाद हुए। यानी बी उपनिवेशीकरण हो गया। बी उपनिवेशीकरण का मतलब उपनिवेशवाद समाप्त हुआ, और उसी को क्या कहते हैं, बी उपनिवेशीकरण होता। यानी अब इन दो विश्व युद्धों ने क्या किया, बी उपनिवेशीकरण को जन्म दिया। इन दो विश्व युद्धों से क्या हो गया बच्चों, बी उपनिवेशीकरण का जन्म हुआ। यानी अब जो उपनिवेश हुआ करते थे यूरोपीय देशों के, वो क्या हो गए बच्चों, वो स्वतंत्र हो गए। अब उपनिवेशवाद समाप्त हो गया। यानी अब वो राज्य क्या हो गए, एक राष्ट्र में कन्वर्ट हो गए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आ गए। और जो आपको पता है कि नैम के रूप में क्या होते हैं, संगठित होते हैं वो, यानी जो ताजा ताजा स्वतंत्र हुए थे बच्चों, राष्ट्रमंडल देश के रूप में उभर कर आपके सामने आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, कहते हैं इस बी उपनिवेशीकरण ने कई संगठनों को जन्म दिया, जैसे राष्ट्रमंडल, जैसे नैम संगठन। ठीक है, यानी जो देश आजाद हुए, ठीक है, इंग्लैंड के अधीन जो देश थे वो अलग होकर, स्वतंत्र होकर राष्ट्रमंडल का गठन हुआ। ठीक है, और नैम जैसे संगठन का भी गठन होता है, नैम गुट निरपेक्ष संगठन का भी गठन हुआ। तो ये देखो, ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति ने किस तरीके से, माने इन सारे टॉपिक, कैसे आपने देखा कि ये सारे टॉपिक बच्चों क्या हैं, कोरिलेट है, यानी एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी हमने बताया वाणिज्यवाद और पुनर्जागरण और प्रबोधन की विचारधारा ने पहला इंपैक्ट क्या पैदा किया। आप पीछे जाके देखिए बच्चों, हमने आपको बताया ना कि वाणिज्यवादी विचारधारा, पुनर्जागरण, प्रबोधन ने मिलकर क्या किया था, औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इन तीनों विचारधाराओं ने मिलकर पहला इंपैक्ट, पहला प्रभाव क्या पैदा किया, सारा विश्व इतिहास इसी पे डिपेंड है। पहला प्रभाव इन्होंने क्या पैदा किया, पहला प्रभाव पैदा किया बच्चों, इन्होंने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। और इस औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवादी विचारधारा को जन्म दिया। इसी उपनिवेशवादी विचारधारा ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया या अतिराष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, और इसी ने दो विश्व युद्धों को जन्म दिया। और दो विश्व युद्धों के बाद जो है उपनिवेशवाद का जन्म होता है, बी उपनिवेशीकरण का जन्म होता है। और बी उपनिवेशीकरण से कई ऐसे संगठनों का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो यहां पर
एक पहला ये रीजन हमने बताया और पूरी तरह से आपने देखा कि हर टॉपिक एक दूसरे का क्या है, पूरी तरह से एलुबरेट है, एक दूसरे से पूरा जुड़ा हुआ है। तो कभी भी जैसे हमने प्राचीन इतिहास जब पढ़ाया तो वहां भी हमने आपको बताया था बच्चों कि इंडस वैली को वैदिक सभ्यता को बांट कर नहीं पढ़ना है। कोई सभ्यता एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। आप जब अलग अलग पढ़ते हो तब आपको ऐसा लगता है कि नहीं वैदिक काल अलग है और इंडस वैली अलग है, और ऐसा करने से जब आप ऐसा सोच लेते हो तो आपको याद करना समझना बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जब आप पूरे मानव समाज को एक जोड़कर देखने की कोशिश करिए, एक कहानी के रूप में देखने की कोशिश करिए, तो आपको इतिहास समझना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, इसी तरह विश्व इतिहास को भी आप समझने की कोशिश करिए। यहां भी हर टॉपिक एक दूसरे से क्या है, पूरी तरह जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब हम एक चीज आपको और बताएंगे बच्चों, तीनों विचारधाराओं से जो संकल्पना पैदा हुई उसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से कहा जाता है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन की विचारधारा से, बच्चों पुनर्जागरण और प्रबोधन की विचारधारा ने क्या किया, एक लोकतांत्रिक विचारधारा को भी जन्म दिया। इन्होंने एक वैज्ञानिक विचारधारा को जन्म दिया। कहते हैं इन दोनों विचारधाराओं ने ही बच्चों, इन दोनों विचारधाराओं ने ही, यानी प्रबोधन एवं पुनर्जागरण, प्रबोधन एवं पुनर्जागरण ने वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। वैचारिक क्रांति को जन्म दिया बच्चों, वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। और इस वैचारिक क्रांति ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया, यानी कहने का मतलब बच्चों कि राजनीतिक संरचना के बदलाव को क्या किया, बाध्य कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, अगर आप समझिए, देखिए बच्चों, कहते हैं जब वाणिज्यवादी विचारधारा ने जन्म लिया तो यूरोप में एक नई जनरेशन का जन्म हुआ जिसे मध्यवर्ग कहा जाता है। जब आर्थिक संपन्नता आई बच्चों तो एक मध्यवर्ग पैदा हुआ, और आप जानते हैं कि आर्थिक संपन्नता हमेशा जो है सामाजिक अधिकारों की बात करती है। आपकी जेब अगर गर्म हो जाए, आज की डेट में आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, तो आप ये चाहोगे कि समाज में आपको सम्मान मिले, आपको एक सामाजिक पद मिले, एक सामाजिक सम्मान का ओहदा मिले। कहा जाता है कि यूरोप में जब मध्यवर्ग पैदा हुआ तो उसने सामाजिक सम्मान की मांग किया, और जो सामंतवादी प्रवृत्ति थे यूरोप में, जो राजतंत्र था, राजतंत्र के नीचे सामंतवाद था, सामंतवाद से उन्होंने अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने की मांग किया, अपने हक की मांग किया। और कहा जाता है कि उन्होंने यहां तक कह दिया बच्चों कि संपत्ति का समानीकरण कर देना चाहिए। तब सामंतों को यह लगा, यानी राजा को यह लगा कि अगर इस तरह की वैचारिक क्रांति का जन्म हुआ तो हमारी जो माने एक तरह से पूरी तरह से आर्थिक संपन्नता है वो नष्ट हो जाएगी, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं नष्ट हो जाएगी बच्चों। इसलिए इस मध्य वर्ग को उन्होंने क्या किया, अधिकार देना शुरू कर दिया, जैसे वोटिंग राइट, जैसे अपने स्वरूप में परिवर्तन करना। ठीक है, जैसे मध्य वर्ग ये तो चाहता था कि उसे सामाजिक अधिकार मिले, सामाजिक सम्मान मिले, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि अपने से नीचे वाले वर्ग को दे। जैसे कहने का मतलब मध्य वर्ग अपने हर तरह के अधिकार चाहता था, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था जो निचला वर्ग है, जिसे निम्न वर्ग आप कहते हैं, उसको भी अधिकार मिले। नहीं, वो लोकतांत्रिक पद्धति नहीं चाहता था, वो संवैधानिक राजतंत्र चाहता था। लोकतंत्र में तो हर आदमी एक समान होता है। ये मध्य वर्ग अपने को सामंतों से अधिकार छीनना चाहता था, लेकिन अपने नीचे वाले को देना नहीं चाहता था। तो ये संवैधानिक राजतंत्र चाहता था, लेकिन लोकतंत्र नहीं चाहता था। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र के चक्कर में लोकतंत्र की स्थापना हो गई बच्चों। क्यों? इसलिए क्योंकि वो निचला तबका भी एक समय के बाद अपने अधिकारों के प्रति वो भी जागरूक हो जाएगा, और वो भी जब अपने अधिकारों की मांग करेगा तो वही संवैधानिक राजतंत्र बच्चों आपके लोकतंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पर सबके लिए एक समान अधिकार होता है। तो वही चीज यहां पर है बच्चों कि फ्रांस की क्रांति ने तीन विचारधाराओं को जन्म दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। इन तीन विचारधाराओं ने न केवल फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया, बल्कि इसी विचारधारा के प्रभाव में अमेरिकी क्रांति भी हुई, जहां पर पहली लोकतांत्रिक सरकार बनी। इसी विचारधारा के प्रभाव में इंग्लैंड ने अपने राजतंत्र को बदलकर संवैधानिक राजतंत्र कर लिया, जहां पर आज भी भारत के राष्ट्रपति की तरह वहां की राजा या रानी होते हैं, लेकिन सारा काम जो है जनता के चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा होता है। आपके स्पेन ने बदल लिया बच्चों, पुर्तगाल ने बदल लिया, कनाडा ने बदल लिया। तो
कहीं न कहीं इस फ्रांस की क्रांति का प्रभाव अगर यूरोप में दिखता है तो इसका प्रभाव भारत में भी दिखता है बच्चों। इसका भारत पर भी इंपैक्ट हम जोड़कर देखेंगे, ठीक है। इसने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया था, मजबूत किया था बच्चों। अच्छा, दूसरी यहां वैचारिक क्रांति जब हुई तो आप कम से कम यहां दो तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक अमेरिकी क्रांति और दूसरा बच्चों फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये दोनों तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, दोनों बच्चों आपको क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। और दोनों का इंपैक्ट सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, दोनों का प्रभाव जो होगा वो आप जानते हैं। आपका संविधान कहीं न कहीं अमेरिका से प्रभावित है, आपका संविधान बच्चों अमेरिका से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। और जोड़कर वर्ड हिस्ट्री में जोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया हुआ था बच्चों कि भारत में संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जो है वह किस तरह से यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता से प्रभावित है, ठीक है। आप इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके लिए क्वेश्चन लिखना आसान नहीं। से इतिहास सिर्फ इतिहास ही नहीं है बच्चों, इतिहास में सारे विषय इंक्लूड है। पॉलिटी भी इतिहास के अंतर्गत आती है, ज्योग्राफी भी उसमें आती है, बात समझ रहे हैं। इतिहास एक ऐसा विषय है जो सारे विषयों को अपने आप में क्या करता है, समाहित किए रहता है। तो यहां पर आपको कम से कम फ्रांस की क्रांति और माने अमेरिकी क्रांति तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यह पता है कि आपको रूसी क्रांति कम से कम और चीन की क्रांति, रूस और चीन की क्रांतियों को भी यहां पर आपको देखना पड़ेगा, रूस और चीन की क्रांति, ठीक है। तो ये वैचारिक क्रांतियां कम से कम 4 देशों की आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। ये दूसरा इंपैक्ट था, ये बच्चों दूसरा प्रभाव था किसका, प्रबोधन और पुनर्जागरण का। प्रबोधन और पुनर्जागरण का ये दूसरा प्रभाव था। अब आइए फिर बैक में जाइए जरा, फिर बच्चों बैक में आइए। अब देखिए, कहते हैं वाणिज्यवादी विचारधारा ने व्यवसायिक क्रांति को जन्म दिया, व्यवसायिक क्रांति ने धन के संग्रह को जन्म दिया बच्चों, इसी धन के संग्रह ने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, इसी धन के संग्रह ने बच्चों औद्योगिकरण को क्या किया, बढ़ावा दिया। इसी औद्योगिकरण ने पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दिया, इसी औद्योगिकरण ने क्या किया, पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दिया। आप जानते भाई पूंजीवादी एक विचारधारा है, इसी पूंजीवादी विचारधारा ने आपके कोल्ड वॉर को जन्म दिया था बच्चों। तो जो यूरोपीय कंट्रियां हैं वो पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित होने लगी, यानी ज्यादा से ज्यादा जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने लगी, जहां पर अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अधिकतम लाभ किसको होता है, जिसके पास मालिकाना हक होता है, जिसमें यह माना जाता है कि श्रमिकों का क्या होता है, शोषण होता है। पूंजी का सबसे अधिक लाभ किसको मिलता है, कंपनी मालिक को या मुखिया को मिलता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, पूंजीवादी विचारधारा। अब पूंजीवादी विचारधारा में श्रमिकों का क्या होता है, शोषण होता है, तो इसका विरोध होगा, इसका विरोध होगा बच्चों आगे चलकर। तो पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में जो विचारधारा पैदा होगी वह विचारधारा कौन सी है, समाजवादी विचारधारा है। समाजवादी विचारधारा पैदा होगी बच्चों, समाजवादी विचारधारा पैदा होगी, जहां श्रम और पूंजी पर, जहां बच्चों जहां पर श्रम और पूंजी पर अधिकार की बात की जाएगी, किसकी, श्रमिकों की। जो श्रमिकों के अधिकार का हितैषी है, जो श्रमिकों के अधिकार की बात करेगा, वह विचारधारा कौन सी है, समाजवादी विचारधारा है। और इसी समाजवादी विचारधारा का जो वैज्ञानिक स्वरूप है बच्चों, जो वैज्ञानिक स्वरूप होगा आगे चलकर, उसी को आप क्या कहोगे, साम्यवादी विचारधारा, उसी को आप क्या कहोगे, साम्यवाद। अच्छा, साम्यवाद आपको रशिया में भी दिखेगा, यानी रूस में भी दिखेगा और चीन में भी दिखेगा। और दोनों स्थानों पर जो साम्यवादी विचारधारा है बच्चों, उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहां से भी वर्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन आया है। लेकिन अगर भारत में साम्यवाद को जोड़कर देखा जाएगा तो भारत का जो साम्यवाद है वो रसिया के साम्यवाद से प्रभावित है। लेनिन के द्वारा जो साम्यवादी विचारधारा को पैदा किया गया 1917 के बाद, उस साम्यवादी विचारधारा से भारत की साम्यवादी विचारधारा क्या है, प्रभावित है। तो भारत के साम्यवाद और रसिया के साम्यवाद के रिलेशन को देखना पड़ेगा, और रसिया के साम्यवाद और चीन के साम्यवाद को कहीं न कहीं जोड़कर हमें देखना पड़ेगा बच्चों। और सुनिए, इसी रसिया के साम्यवादी विचारधारा और अमेरिका के पूंजीवादी विचारधारा, अमेरिका क्या था, पूंजीवादी विचारधारा का था, रसिया क्या था बच्चों, साम्यवादी विचारधारा का था, यानी उसे तब यूएसएसआर कहते थे। इन दोनों के बीच विचारधारा के स्तर पर जो संघर्ष पैदा होगा उसे आप क्या कहोगे बच्चों, कोल्ड वॉर। इन दोनों के स्तर पर बच्चों जो विचारधारा के आधार पर जो तनाव पैदा हुआ उसी को क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर। तो हम इससे भी नहीं बच सकते, हमें शीत युद्ध भी क्या होगा, पढ़ना होगा बच्चों। तो ये आपका सिलेबस था,
जो बच्चों ये हमने जो आपको समझाया यही आपका विश्व इतिहास का सिलेबस है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए इसमें जो हमने बच्चों आपको समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपका पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस एक दूसरे से पूरी तरह से क्या है, कोरिलेट है। यानी हमने आपको बताया बच्चों कि आपका जो विश्व इतिहास है वो भले ही 18वीं सदी से सिलेबस में दिया गया है, लेकिन उसे पढ़ना है और समझना है तो हमें पुनर्जागरण, प्रबोधन और वाणिज्यवादी विचारधारा से शुरू करना पड़ेगा। और कल इसकी क्लास में बच्चों कंटिन्यू कर रहा हूं। और देखिए आप अगर समझ गए होंगे, यहां पर देखिए, देख लीजिए आप लोग बच्चों, तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट आप देखिए, ये आपका सिलेबस मैंने डिसाइड कर दिया है कि आपको कौन कौन सा चीजें पढ़नी है। ठीक है, हालांकि ये मैं सिलेबस रखा हूं यहां से, लेकिन इसके पहले हम पुनर्जागरण, प्रबोधन और वाणिज्यवाद ये तीनों पढ़ाएंगे, तब यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हमने दे रखा है, इसमें क्या क्या सिलेबस क्या क्या शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें आपको पढ़ना है, सिलेबस है बच्चों। ठीक है, ये सिलेबस है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपके लिए एक सूचना है, कल बच्चों, माफ करिएगा, संडे को, सुपर संडे को बच्चों हमारी 3 क्लासें होंगी, वो भी मैराथन क्लासें हैं बच्चों, 2-2 घंटे की क्लासें हैं। और ये आपके स्पेशल क्लासें हैं, प्लस पे जाकर आप इसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट हैं, कोई यहाँ सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। जुलाई माह का यानी जुलाई मंथ का जितना भी कंप्लीट द हिंदू है बच्चों, पूरे द हिंदू को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर कवर होंगे। ये 12 से 2 बजे क्लास होगी बच्चों, 12 से 2 ये क्लास होगी। और दूसरी क्लास जो हमारी है वो 6 से 8 है, 6 से 8 रहेगी बच्चों, जहां पर जितने भी पीआईबी न्यूज हैं और इंडियन एक्सप्रेस पेपर को, ठीक है, इसको अपडेट करूंगा। और ये भी आपके जुलाई मंथ से ही जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद रात को 10 बजे जहां पर 100 एमएसक्यू होंगे, जिसमें 50 कोशिश होगी कि आपके इंपॉर्टेंट करंट से होंगे और 50 बच्चों आर्ट एंड कल्चर या मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। ये क्लास आप मिस मत करिएगा। ठीक है, यहां पर किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। और उम्मीद मैं करूंगा बच्चों, अगर आप थोड़ा सा बिलीव करते हैं, थोड़ा सा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा सम्मान अगर आप देते हैं, तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि जो लोग आप यहां पर हो वो आप जो है हमें वहां पर जरूर देखेंगे बच्चों। तो सबको पता है कि प्लस पर स्पेशल क्लास कैसे ली जाती है, आप लोगों को पता है बच्चों। और साथ साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि बच्चों ये हमारा रेफरल कोड है, SKY लाइव, ये रेफरल कोड है बच्चों। और ये हमारा नंबर है, अगर किसी को किसी भी तरह की तकलीफ है, कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, आप तुरंत कॉल कर सकते हैं बच्चों। और ये रेफरल कोड यूज करके आप जो है सब्सक्रिप्शन अपना ले सकते हैं। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट आप यहां से ले सकते हैं। इस रेफरल कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और कल से 8 अगस्त से हमारी क्लास बच्चों क्या है, शुरू है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बच्चों क्लास। ठीक है, तो चलिए आज यहां पर समाप्त करते हैं। मिस नेहा, ठीक है बच्चों, महेश, चलिए थैंक यू सभी लोगों को हमारी तरफ से बच्चों, बहुत सारा प्यार। जय